हेलो एवरीवन, आज हम रैंक डिफरेंस मेथड का जो सेकंड एग्जांपल है उसको समझने वाले हैं कि जब हमारे पास टेबल के अंदर टर्म जो है वो रिपीट हो रही हो तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालें। अगर आपने फर्स्ट एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल होता है उसको नहीं समझा है या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है वो नहीं देखा है न समझा है तो आपको वो पहले देखनी चाहिए वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दिया है, आप पहले वो देख कर आएँ, फिर इसको समझें, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। तो उस एग्जाम्पल के अंदर हमने सिंपल टर्म्स के अंदर समझा था, आज हम थोड़ा एडवांस टर्म में इसको समझ रहे हैं क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के अंदर कभी कभी आ जाता है कि जब नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। तो हमने देखा था कि रैंक डिफरेंस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम रैंक डिफरेंस मेथड के अंदर रैंक को कंसीडर करते हैं, मार्क्स को नहीं कंसीडर करते। हमें टेबल तो मार्क्स या फिर किसी किसी और चीज़ की टेबल दे रखी होती है, लेकिन हम उस नंबर्स को ऑर्डर के अंदर रैंक देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है, सपोज़ करो किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, तो हमारे पास हम इसको रैंक देंगे। जो हाईएस्ट मार्क्स है, जैसे 30 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है तो हम उसको फर्स्ट रैंक दे दिया। फिर सेकंड हाईएस्ट है 25, तो उसको हमने सेकंड दे दिया, सेकंड रैंक दे दी। तो हमारा जो पर्पस होता है वो नंबर से नहीं होता, हमारा जो मतलब होता है वो रैंक से होता है। हम रैंक से ही हमारी जो है कोरिलेशन को निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने कोरिलेशन क्या होता है नहीं समझा तो पहले उसको समझ लें, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगा समझने का, आप भूल जाएंगे, वो जस्ट एक रट्टा हो जाएगा। तो उसको अच्छे से समझें। तो अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था यही चीज़ कि हम ये फॉर्मूला जो है यूज़ करते हैं हमारे पास रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा कोरिलेशन निकालने के लिए, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे, ठीक है। इसमें हमें पता है डी क्या है, एन क्या है, ये सब पहले वाली वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो अब हम इसके अंदर क्या ऐसा एडिशन करें जिससे वो जो टेबल के अंदर अगर रिपीटिशन आ रही है तो वो हमारी सॉल्व हो सके। तो देखो, जनरली जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल था, बट उस केस में क्या था कि हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैथ्स में ही, देखो मैथ्स के मार्क्स के अंदर कि एक टर्म है 35, 35, 35 टू टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला के अंदर क्योंकि इसकी वजह से हमारे आंसर के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐड करते हैं। ये देखो, पहले हमारा जो फॉर्मूला था वो बस इतना था, ठीक है। अगर जब हमारे पास सिंपल टेबल होती थी, जब टर्म जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तब सिर्फ यही फॉर्मूला था। लेकिन जब टर्म रिपीट हो रही है तो हम उसमें ये एडिशन कर देते हैं। तो ये जो एडिशन है वो कितनी बार होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आगे मैंने डैश डैश मतलब सोन चलता जा रहा है जब तक लेके टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो जितनी बार टर्म रिपीट हो रही है उतनी बार हम जो है इसके अंदर पुट करते रहेंगे। सपोज़ करो कि हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो नीचे भी कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ एक ही बार एक ही टर्म रिपीट हो रही है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो m1 है वो कि m1 हम क्या लेंगे, m1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 35 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम m1 क्या लेंगे, 2। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर हमें m की जगह 2 पुट करना है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे ही हम सम निकालते थे वो भी हम अभी देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा से देखेंगे कि d कैसे निकालते हैं, n क्या होता है, और m जो है वो क्या हो गया हमारा 2, क्योंकि 35 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 35 3 टाइम्स रिपीट होता तो m1 क्या हो जाता, 3 हो जाता, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और टर्म हमारे पास रिपीट हो रही है, मान लो 35 तो हो रहा है, लेकिन मान लो कि 15 भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है, 35 के साथ 15 भी ट्वाइसली रिपीट हो रहा है, तो फिर उसको हम m2 के अंदर पुट करेंगे, मतलब m2 हमारा 2 हो जाएगा। अगर 15 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होता तो m2 जो है हमारा 3 हो जाता है। मतलब जो टर्म जितनी बार रिपीट हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा m1 m2 है वो होता रहेगा। तो ऐसी अगर कोई और टर्म भी रिपीट हो रही है तो हम प्लस में उसके बारे में भी सेम ऐसा ही एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है जो रिपीटिशंस होती हैं रैंक के अंदर उसको हम पुट कर देते हैं। और भी इसके अंदर और भी चीज़ें समझने की उसको हम एग्जाम्पल, यहाँ पे एक साइड मैथ्स के मार्क्स हैं हमारे पास, एक पास साइंस के मार्क्स हैं। अब पहले हम इसको रैंक देंगे। रैंक देना हमें आता है कि इस टेबल के अंदर जो हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 45, ठीक है, तो उसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी। फिर है 42, उसको मैंने सेकंड रैंक दे दी। फिर है 40, उसको थर्ड रैंक दे दी। अब जो है इसमें रैंक कैसे देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 35 टू बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हाफ हाफ दे देते हैं, ठीक है। जैसे 4.5 4.5, ना तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि एक को फोर्थ दे रहे हैं एक को फिफ्थ दे रहे हैं, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, जो 4 प्लस में 5 बाई में 2 कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास दोनों की जो रैंक है वो क्या आ रही है, 4/5 4.5 4.5, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। ऐसे ही कोई और नंबर होता तो उस केस में भी हम सेम करते। फिर अब जब हमारे पास रैंक्स आ गई, ऐसे ही हम साइंस के लिए भी रैंक्स दे देंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर किया था, ये सेम टू सेम वैसा ही है।
फिर हमें पता है कि हमें R1 माइनस में R2 या R2 माइनस में R1 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में D का स्क्वायर ही हो जाना है, तो इसलिए वो माइनस तो कट हो ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रैंक आई है इसी से हम D निकालते होते हैं। तो 6 माइनस में 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 1 माइनस में 1 0 हो गया। ठीक है, ये भी माइनस के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये भी माइनस के अंदर आया, -4 आ गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सिंपल माइनस था। तो ऐसे ही हमने क्या निकाले, हमारा D निकाल लिया। D स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इन्हीं टर्म्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो ये जो है फिर जो हमारा D स्क्वायर आता है उसमें क्या करते हैं, D स्क्वायर का सम कर देते हैं, मानी कि जितनी भी टर्म्स आई हैं हमारी, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम। ठीक है, 16 प्लस में 12.25 प्लस में 16, 9 प्लस में 9, सबका सम हो जाएगा। और जब हमारे पास सबका सम हम कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसके अंदर 65.5। ठीक है, D स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, 65.5। ठीक है, अब मैंने n आपको पहले बता ही दिया था कि n क्या होता है, कि जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है, जितनी टर्म्स हम ले रहे हैं वो होता है n, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो n हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और हमारे पास 2 भी है, तो हमें ये वाली टर्म भी अब ऐड करनी है, क्योंकि एक टर्म रिपीट हो रही है, तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं और सीधा हमें सब चीज़ें क्या होंगी, फार्मूला के अंदर पुट करनी होंगी। तो यहाँ से ही हम निकाल के चलते हैं हमारा M3 माइनस में, और ये ध्यान रखना कि m के ऊपर क्या है, क्यूब है। ठीक है, यानी कि हमें 3 टाइम उसको मल्टीपल लेना होगा उस चीज़ का। तो हमारे पास 35 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो हमने 2 लिया और इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हाफ आ गया, यानी कि 0.5। ठीक है, तो अब हमारे पास D स्क्वायर भी आ गया, ये वाली टर्म भी आ गई, n भी आ गई। अब बस हमें फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो इसको देखो हमने सारी टर्म्स को यहाँ पे लिख लिया है, जो भी हम निकाल के आए हैं पहले। बस इन सारी टर्म्स को हमने क्या किया, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया। D स्क्वायर ये था। ठीक है, जो M3 माइनस में m/12 था वो हमारा 0.5 आया था। n की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, 8 थी। ठीक है, फिर इससे हमने ये आंसर निकाल लिया, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.214। ठीक है, तो अगर हम इसको टेबल से निकालें, जैसे कि हमारी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की टेबल है, कि जब कोई वैल्यू 0.2 के अंदर लाइक करती है तो वो उसको हम देख लेते हैं, उसको हम टेबल से मैच करेंगे कि कितना आपस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि मैथ और साइंस के अंदर अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो उनका रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो वो उसको हम देखते हैं हमारे टेबल के थ्रू। तो ये हमारी टेबल है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। तो हमारा जो आंसर है वो कहाँ लाइक कर रहा है, हमारा आंसर लाइक कर रहा है 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब लो रिलेशनशिप है साइंस एंड मैथ के बीच में, कि अगर मैथ के मार्क्स बढ़ते हैं तो साइंस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, साइंस के बढ़ते हैं तो मैथ पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था तो उसमें 0.9 वेरी हाई रिलेशन था, तो वो दोनों जो हैं वेरिएबल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस केस के अंदर दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे को इतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम आंसर निकाल लेंगे तो हम वहाँ पर आंसर के अंदर लिखेंगे, ठीक है, कि रिलेशनशिप जो है वो क्या है, लो है। ठीक है, अगर एक एक चीज़ के मार्क्स चेंज हो रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन क्या बताता है, किसी दो वेरिएबल के बीच में कितना किसको इम्पैक्ट किया जा रहा है, मतलब कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है, इम्पैक्ट करता है। तो ये जो इन दोनों का रिलेशनशिप है साइंस और मैथ का, वो काफ़ी कम आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।